हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में जो आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट हो जाता है उसका जो 2017 का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। इससे पहले की वीडियो में 2016 का भी पेपर सॉल्व कर चुके हैं, जो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी स्टडी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो क्वेश्चन आपका हो जाता है, किस तिथि को मंगल पांडे को फांसी दी गई थी? 18 जनवरी 1857, 28 मार्च 1857, 8 अप्रैल 1857 या 27 अप्रैल 1858। तो इसमें आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी कि 8 अप्रैल 1857 को। भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946, 1942, 1930 या 1932 ईस्वी में। तो आपका आंसर हो जाता है 1942, यानी कि बा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह प्रारंभ किया था? दांडी, खेड़ा, बारदोली या चंपारण? तो इसमें चंपारण आपका राइट आंसर हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन, होम रूल? तो होम रूल से। तो इसमें दा ऑप्शन राइट हो जाता है। वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, ओजोन मंडल? तो इसमें क्षोभ मंडल राइट हो जाता है, यानी कि आ ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। भारत के उत्तरीय राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो संवहनीय, मानसूनी, चक्रवाती या पर्वतीय? तो इसमें आंसर देख लेते हैं। इसमें आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पे देख लेते हैं, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? तो संवहनीय, मानसूनी, चक्रवर्ती या पर्वतीय? तो यहाँ पे पर्वतीय हो जाता है, यानी कि आपका दा ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? जो नहीं है वही सही है। गोकुल बैराज परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना या आगरा बैराज परियोजना? तो ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, यानी कि आपका जो सा ऑप्शन है वो राइट हो जाता है, यानी ज्ञानपुर पंप नहर योजना। उत्तर प्रदेश के दियासलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है? सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर, बरेली? तो इसमें आपका बरेली राइट आंसर हो जाता है, यानी कि दा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत कौन है? विरहा, धमार, ठप्पा, डांडिया? तो विरहा हो जाता है। क्वेश्चन है, 2001 से 2011 की जनगणना अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने दशकीय वृद्धि दर हुई? तो इसमें आप देख सकते हैं, ये आपका 21.54% या 25.61% या 20.09% या 25.4%? तो यहाँ पे जो ऑप्शन है तो वो 20.09%। अगर आपको जैसे अति लघु उत्तरीय में लिखना हो तो आप लिखेंगे 20.02%, ठीक है ना, क्योंकि ये इसके पास में है इसलिए यही सही होगा, क्योंकि 20 तो यहाँ पे भी 20 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 2 है। तो कहते नहीं कि जब 4 ऑप्शन होते हैं उसमें एक टिक करना होता है, तो जो बहुत पास का है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि भाई इसमें मिसप्रिंट है या ऐसा कुछ है तो हम इसमें आंसर नहीं देंगे, तो कुछ अनुमान से आप उसमें आंसर दे सकते हैं। तो जो बहुत पास में होता है तो वही आपका राइट आंसर होता है। तो इस तरह से 20.09 और 20.02 है ना, तो आपका सा ऑप्शन राइट हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण क्या है? कृषि पर अत्यधिक निर्भरता? ऐसा तो नहीं है। भारतीय उद्योगों का अल्प विकास? देश की विशाल जनसंख्या? बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए जनसंख्या जिस स्तर से बढ़ रही है उस स्तर से जो रोजगार है वो नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं। लोग काम करने के लिए तैयार हैं, लेकिन काम ही जब नहीं है तो वो करेंगे क्या, है ना। तो हर क्षेत्र में आप देख लें तो यही चीज हो जाती है कि देश की विशाल जनसंख्या है, इसके वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रमुख कारण ये हो जाती है ना। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है कि
बहुत छोटे होते हैं उम्र में और शादी कर दी जाती है, जनसंख्या बढ़ जाती है, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि चीज़ें कहाँ से प्रोवाइड होंगी। जनसंख्या तो बढ़ गई तो उनको और चीज़ों की भी तो नीड होगी ना, तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 22 जुलाई 1945, 24 अक्टूबर 1945, 24 अक्टूबर 1946, 14 सितंबर 1948। अब देखिए आपको 45 पता है 1945, लेकिन 45 यहाँ पे भी है, 45 यहाँ पे भी है। यहाँ पे 22 जुलाई है और यहाँ पे 24 अक्टूबर है। तो जो 24 अक्टूबर यानी कि डेट भी आप याद रखें और सन भी आप याद रखें, है ना। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21। तो यहाँ पे अनुच्छेद 21 हो जाता है। देखिए एक चीज़ हम आपको थोड़ी सी ट्रिक बताते हैं, थोड़ी सी वैसी ट्रिक है लेकिन अच्छी है, खराब नहीं है। प्राण एवं दैहिक, जैसे आपको कोई इनवाइट करता है, भाई आपको प्राणों से ज़्यादा प्यारा है इसीलिए आपको इनवाइट कर रहा है, आपको बहुत मानता है इसलिए आपको इनवाइट कर रहा है, ऐसे सभी को तो कोई नहीं इनवाइट करता है ना। तो ये हो गया आपका प्राण से प्यारा, और आपको भी वो प्राण से प्यारा है इसलिए आप जाएंगे ज़रूर, और जब जाएंगे तो वहाँ उसको कुछ गिफ्ट में देंगे। तो जब आप उसे गिफ्ट में देंगे तो आप उसे 21 रुपये यानी 21 रुपये उसे गिफ्ट में देंगे, इससे कम क्या देंगे, है ना। तो यहाँ पे हो गया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी अनुच्छेद 21। तो प्राण जहाँ पे आए वहाँ पे अनुच्छेद 21, ठीक है ना। ट्रिक है, चीज़ें याद होनी चाहिए, याद हो जाएं, बस यही मकसद रहता है, ठीक है ना। क्वेश्चन है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, गॉडविन ऑस्टिन, नंदा देवी। तो एवरेस्ट हो जाती है, इसकी ऊंचाई 8,848। अब देखिए 8,848 भी कहीं पे ऑप्शन में हो तो आप उस पर टिक करेंगे, अगर 8,850 है तो आप उस पर टिक करेंगे, क्योंकि 50, क्योंकि उसकी ऊंचाई थोड़ी सी बढ़ी है। तो कहीं कहीं पे आपको 50 भी मिल जाएगा, कहीं पे 48 भी मिल जाएगा, लेकिन इन्हीं के दोनों में आप मतलब रहिएगा, टिक कीजिएगा, ठीक है। कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता? तो पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा और प्राकृतिक वनस्पति। तो इसमें खनिज संपदा जो हो जाता है वो राइट आंसर हो जाता है। यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग देखेंगे जो आपके अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस के द्वारा की गई? तो रूस निवासी महिला मैडम हेलेन पेट्रोना ब्लावस्की और अमेरिका निवासी कर्नल हेनरी स्टील ऑलकार्ट ने 17 नवंबर सन 1875 को न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था? तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित यानी उनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी। पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए, जो ये यंग इंडिया पत्रिका है ये किस भाषा में निकलती थी? तो अंग्रेजी में। किसने इसका प्रकाशन किया, कौन प्रकाशित करता? तो गांधी जी, है ना। या इस तरह से आ जाता है, गांधी जी ने कौन सी पत्रिका, तो वहां पे ऑप्शन हो यंग इंडिया, तो जी बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप लोग चीजों को समझें, क्योंकि घुमा के भी कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं और जो चीज़ रटी हुई होती है वो रटी ही रह जाती है, लेकिन जब चीज़ें समझ के पढ़ेंगे तो वो आप किसी भी तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप कर ले जाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन सी हैं? तो फ्रांसीसी हो जाती है और अंग्रेजी हो जाती है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता है, बहुत अच्छे से 5 जून को मनाया जाता है। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? तो राष्ट्रपति महोदय, यानी संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं? तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अग्रिया, बीगा, भुइया, पटारी, पहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिका, जोनसई, थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी और राजगोंड हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा व राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा में 80 सीटें और राज्यसभा में
30 सीटें हो जाती हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो ललितपुर जिले में पाया जाता है। हम देखिए इसमें डिटेल में चीज़ों को डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका पेपर सॉल्व हो रहा है। डिटेल में चीज़ों को जानना है तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर चीज़ों को डिटेल में देख सकते हैं, क्योंकि हम आप लोगों का रिवीजन करा रहे हैं, पेपर सॉल्व करा रहे हैं। तो जो चीज़ें जो पेपर में आई हुई हैं उससे कुछ चीज़ें रिलेटेड है, वो चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका हो जाता है वनोन्मूलन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वनोन्मूलन जारी और जलवायु भूगोलर्स परिवर्तन ला रही है। वनोन्मूलन ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती हैं और हरित गृह प्रभाव को बढ़ावा देने के लिए एक मुख्य कारक है। उष्णकटिबंधीय वनोन्मूलन दुनिया की 20% ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी है। भारत का राज्य चिन्ह अशोक स्तंभ सिंह स्तंभ कहाँ से अनुकृत किया गया है? तो अशोक चिन्ह भारत का राजकीय प्रतीक है। इसको सारनाथ में मिली अशोक लाट से लिया गया है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों की लंबाई घटते क्रम में लिखना है आपको। घटता क्रम यानी आपको सबसे पहले जो सबसे बड़ी यानी अवरोही क्रम में है ना, तो सिंधु नदी की जो लंबाई हो जाती है वो 3180 किलोमीटर। फिर गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। यमुना नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर। कर्णाली या घाघरा नदी की लंबाई 1080 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई 960 किलोमीटर। गोमती नदी की लंबाई 900 किलोमीटर। रामगंगा की लंबाई 690 किलोमीटर। राप्ती नदी की लंबाई 600 किलोमीटर। बेतवा नदी की लंबाई 590 किलोमीटर हो जाती है। तो आपको इसमें देखिए ये तो आपको बहुत अच्छे से याद ही करना रहेगा, तो आप इसको अच्छे से याद कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भूस्खलन का क्या तात्पर्य है? तो भूस्खलन समझ लेते हैं। भूस्खलन एक मनोवैज्ञानिक घटना है। धरातलीय हलचलों जैसे पत्थर खिसकना या गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें चट्टान के छोटे छोटे पत्थरों के गिरने से लेकर बहुत अधिक मात्रा में चट्टान के टुकड़े और मिट्टी का बहाव शामिल हो सकता है तथा इसका विस्तार कई किलोमीटर की दूरी तक हो सकता है। भारी वर्षा तथा बाढ़ या भूकंप के आने से भूस्खलन हो सकता है। मानव गतिविधियों जैसे कि पेड़ों और वनस्पतियों के हटाने, सड़क किनारे खड़ी चट्टान के काटने या पानी के पाइपों में रिसाव से भी भूस्खलन हो सकता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख 2 विद्युत परियोजनाएं लिखिए। बक्सर पावर प्रोजेक्ट हो जाता है, तृप्ति पावर प्रोजेक्ट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में प्रमुख आयात क्या है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख रूप से कोयला, प्याज, दलहन एवं तिलहन आयात किया जाता है। आयात और निर्यात। आयात किसी चीज का आना या मंगवाना, आप ऐसे याद कर सकते हो। आ मतलब आना, आयात मतलब आ से आयात, आ से आना, तो जो चीज़ें मंगवाई जाती हैं। निर्यात मतलब जो चीज़ें भेजी जाती हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये जो एक जैसी चीज़ें होती हैं ना, इसमें बड़ी कन्फ्यूज़न रहती है। पर्यावरण की एक परिभाषा लिखिए। तो पर्यावरण, परि प्लस आवरण, हमारे चारों ओर जो कुछ भी है वो पर्यावरण है। पर्यावरण में ही तो शामिल है ना, लेकिन इसमें एक परिभाषा पूछ रहे हैं। तो पर्यावरण का अर्थ है हमारे चारों ओर के वातावरण या परिवेश से है। हमारे चारों ओर के जो वातावरण से है ना, पर्यावरण, परि प्लस आवरण। अब यहाँ पे आपका देखिए, यहाँ पे ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को देख लेते हैं। पंचशील से आपका क्या अभिप्राय है? इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेशी नीति का आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। पंचशील के सिद्धांत प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता एवं सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण न करना, किसी राष्ट्र के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन
करना, प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखना, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्म समाज की सामाजिक व धार्मिक उपलब्धियां हो जाती है, ईश्वर सर्वव्यापी है, निराकार तथा एक है, उसकी पूजा का अधिकार सभी को है, सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वो प्रसन्न होता है, ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है, मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए तभी उसे मोक्ष मिलेगा। उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्मकांडों तथा बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। आत्मा अजर और अमर है जबकि शरीर नाशवान है। मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। असहयोग आंदोलन के स्वरूप एवं कारणों पर प्रकाश डालिए। असहयोग आंदोलन का स्वरूप। इस आंदोलन ने पहली बार संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। इस आंदोलन से यह सिद्ध हो गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ गिने चुने लोगों को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला तथा कोई जगह ऐसी नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती रह गई हो। आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। असहयोग आंदोलन के कारण अंग्रेजों की भ्रांत धारणा को तोड़ना था कि भारतवासियों में राजनीतिक चेतना का अभाव है तथा दासता को वे अपने भाग्य की नियति मानते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए प्रयासों की विवेचना कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा विश्व शांति की स्थापना के किए गए कार्य। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार उनके 5 कार्य इस प्रकार है। सामूहिक व्यवस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा कायम रखना एवं आक्रामक प्रवृत्तियों को नियंत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, राष्ट्रीयों के आत्मनिर्णय की प्रक्रिया को तेज करना तथा उपनिवेशवादी प्रवृत्तियों को विघटित करना, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा मानवीय क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित करना। कुछ समय बाद इसके कार्यों में निरस्त्रीकरण और नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक अर्थव्यवस्था की स्थापना को भी शामिल किया गया है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है हिमालय पर्वत की भौगोलिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला, यह श्रृंखला लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तक फैली हुई है। यह पश्चिम में सिंधु घाट से पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाट तक चाप की आकृति में है। कश्मीर में नंगा पर्वत से अरुणाचल प्रदेश चाबरवा तक इस श्रृंखला की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणियों के दक्षिण में महान हिमालय की पर्वत श्रेणी है। यह हिमालय की सर्वोच्च शिखर वाली सबसे लंबी श्रेणी है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट, सागरमाथा या चामोलुंगमा 8848.86 मीटर इसी श्रेणी के नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा इस श्रेणी का दूसरा सर्वोच्च पर्वत शिखर है जो सिक्किम में स्थित है। मलाको, नंगा पर्वत, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, त्रिशूल आदि अन्य प्रमुख पर्वत शिखर हैं। ये पर्वत शिखर संपूर्ण वर्ष हिम से ढके रहते हैं। इस श्रेणी में कई हिमनद तथा दर्रे पाए जाते हैं। महान हिमालय के दक्षिण में मध्य या लघु हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर तथा औसत ऊंचाई 80 किलोमीटर है। महाभारत, लेक, पीर पंजाल, धौलाधर, चूरिया और मसूरी श्रेणियां मध्य हिमालय के भाग हैं। काठमांडू घाटी, कुल्लू और कांगड़ा घाटी एवं कश्मीर घाटी जिसे पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है इसी पर्वत श्रेणी में है। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारणों पर प्रकाश डालिए। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कारण मृत्यु दर में कमी, ऊंची जन्म दर, बाल विवाह, गर्म जलवायु, धार्मिक कारण, निम्न जीवन स्तर। आप इस पर डिटेल में भी लिख सकते हैं क्योंकि देखिए ये आपका लघुत्तरीय है, जैसा आपका टाइम हो उस अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। यानी इसमें हेडिंग इस तरह से डाल के थोड़ा सा इसमें डिटेल में चीज़ें कर दीजिएगा अगर टाइम रहे, ठीक है ना। खनन का क्या अर्थ है? भारत में खनन व्यवसाय की विशेषताएं लिखिए। खनन से आशय पृथ्वी के गर्भ से धातुओं, अयस्कों, औद्योगिक तथा अन्य उपयोगी खनिजों को बाहर निकालना खनन है। आधुनिक युग में खनिजों तथा धातुओं की खपत इतनी अधिक हो गई
है कि प्रतिवर्ष उसकी आवश्यकता करोड़ों टन की होती है। इस खपत की पूर्ति हेतु बड़ी बड़ी खानों की आवश्यकता का उत्तरोत्तर अनुभव हुआ। फलस्वरूप खनिजकर्म ने विस्तृत इंजीनियरों का रूप धारण कर लिया। संसार के अनेक देशों में, जिसमें भारत भी एक है, खनन कार्य बहुत प्राचीन समय से ही प्रचलित है। वास्तव में प्राचीन युग में धातुओं तथा अन्य खनिजों की खपत बहुत कम थी, इसलिए छोटी छोटी खानें ही पर्याप्त थीं। उस समय ये खानें 100 फुट की गहराई से अधिक नहीं जाती थी। जहाँ पानी निकल आया करता था वहां नीचे खनन करना असंभव हो जाता था। उस समय आधुनिक ढंग से पंप आदि यंत्र नहीं थे। आतंकवाद क्या है, इसको समाप्त करने के उपाय बताएं। आतंकवाद देख लेते हैं। आतंकवाद क्या है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आतंकवाद वह वाद, विचारधारा या कार्य पद्धति है जिसके अंतर्गत एक समूह या संगठन द्वारा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जनहित तथा राष्ट्रीय हित का तनिक भी ख्याल न करते हुए हिंसा या हिंसक धमकी का सहारा लिया जाता है और लोगों में आतंक फैलाने के लिए निर्दोष लोगों, यहाँ तक कि बच्चे, बूढ़ों और महिलाओं की हत्या करके जान माल की असीम क्षति तथा आत्मघाती हमले किए जाते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का कहना है कि आतंकवाद केवल भारत के ही लिए नहीं अपितु पूरे विश्व के लिए गंभीर समस्या है। यह अंतर्राष्ट्रीय चरित्र का है और निकट भविष्य में खत्म होने वाला है। आतंकवाद के मुख्य बिंदु निम्न हैं। यह राज्य या समाज के विरुद्ध होता है, इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है, यह अवैध गैर कानूनी होता है, या न केवल अपने तत्कालीन शत्रु को अपितु सामान्य लोगों को भी डराने और उसमें भय एवं आतंक पैदा करने की कोशिश करके उन्हें अपीड़ित एवं वश में करने का कुप्रयास करता है। यह अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक और भयंकर रूप से अंजाम देता है कि केवल जनसाधारण में ही नहीं अपितु कभी कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना पैदा होती है। आतंकवाद को समाप्त करने के लिए निम्न प्रयासों पर जोर देना चाहिए। सुरक्षा अभिकरणों के उचित प्रशिक्षण की व्यवस्था, राजनीतिक हस्तक्षेप की समाप्ति, खुफिया तंत्र और दृढ़ बनाने की आवश्यकता, सुरक्षा अभिकरणों को अत्याधिक सुरक्षा हथियारों व सुविधाओं से लैस करना, नागरिकों को आतंकी चुनौतियों के प्रति जागरूक करना। भारतीय खाद्य निगम पर प्रकाश डालिए। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना भारत सरकार द्वारा सन वर्ष 1964 में की गई थी। इसका प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में है। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रभावी मूल्य समर्थन नीति के संचालन के लिए, संपूर्ण देश में सार्वजनिक खाद्य वितरण के लिए, राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य सुरक्षा एवं परिचालन सुनिश्चित करने तथा बाजार स्टॉक का संतोषजनक स्तर बनाए रखने के लिए एक विश्वसनीय कीमत पर उपभोक्ताओं को खाद्यान्न उपलब्ध कराने हेतु भारतीय खाद्य निगम सरकार की खाद्यान्न निष्पादन नीति के अंतर्गत गेहूं एवं चावल का प्रबंध करता है। यह एशिया महाद्वीप के अंतर्गत प्रथम आपूर्ति श्रृंखला संबंधी निगम है। इसके 24 क्षेत्रीय कार्यालय। यह निगम न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से गेहूं एवं चावल खरीदता है। भारतीय खाद्य निगम यह कार्य जिला कार्यालयों के माध्यम से करता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन हो जाता है, लास्ट क्वेश्चन है आज की सीरीज का, यानी कि आपका जो 2017 का पेपर है इसके लघु उत्तरीय में लास्ट क्वेश्चन ये हो जाता है, नागरिक सुरक्षा संगठन के उद्देश्य क्या हैं। तो इसके उद्देश्यों को देख लेते हैं। नागरिक सुरक्षा संगठन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। हवाई आक्रमणों से जनधन की हानि को कम करना, औद्योगिक कृषि क्षेत्र में उत्पादन बनाए रखना, जनता के मनोबल को बनाए रखना, प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग करना, शांति में अधिकारियों स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना तथा अन्य सामाजिक तथा जनकल्याणकारी कार्य जैसे पल्स पोलियो तथा महामारी रोकने हेतु टीकाकरण कार्यों में सहयोग करना। इस तरह से हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाता है, यानी कि 2017 का जो पेपर है वो सॉल्व हो चुका है।
आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा और आप लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प कराएगा। सो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।